हे गाइस, वेलकम टू रिसोर्स पॉइंट। माई सेल्फ ऋषिका। और आज अभी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं विजन आइज की PT 365, जो कि हमारे यहाँ पे अपडेटेड क्लासरूम मार्च से मई तक का चल रहा है। तो इसमें जो भी आपके करंट अफेयर्स है वो हम लोग शॉर्ट में रिवीजन करते हैं, जो कि मार्च से मई के बीच में जितनी भी टॉपिक्स होती है। तो काफ़ी लेसन आ चुकी है। पॉलिटी कंप्लीट हो गए हैं 3 मंथ की। IR की भी यहाँ पे एक लेसन आई है, जिसमें कि कुछ टॉपिक हम लोग देखे थे, अप टू बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव तक देख चुके थे। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे ट्रांस बाउंड्री रिवर वाटर मैनेजमेंट से। फिर उसके बाद सार्क के बारे में देखेंगे। आपकी वर्चुअल सबमिट हुई थी, तो सार्क के बारे में डिटेल देखेंगे। और आज के डेट में न्यूज़ में बहुत ज़्यादा है इंडियन ओशन कमीशन, तो इसके बारे में भी डिटेल में देखेंगे। कुछ मैप स्टडी भी कर लेंगे, कौन कौन सी नेशन कंट्रीज मेंबर कंट्रीज है इसकी। उसके बाद कुछ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन और जो इंस्टीट्यूशन जितने भी न्यूज़ में रहे इस 3 मंथ में, उसके बारे में डिटेल में देखेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। लेकिन लास्ट लेसन में उससे पहले मुझे लगता है एक पहले लेसन में मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछी थी पॉलिटी की, उसके आंसर बता देती हूँ। और फिर नेक्स्ट लेसन जब से आपका स्टार्ट होगा तब से आपके लिए अब रेगुलर क्वेश्चंस होंगे। ओके, तो चलिए पहले क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग अपने टॉपिक पे वापस आते हैं। ये 2 क्वेश्चन है जो कि मैं पूछी थी। सबसे पहला है कि आर्टिकल 31 के बारे में आपको बताना है कि आर्टिकल 31 है क्या। सेकंड है कि एट प्रेजेंट स्केड्यूल एरिया जो कि डिक्लेयर किया गया है, तो किस किस स्टेट में स्केड्यूल एरिया डिक्लेयर किया गया है ये आपको बताना है। तो आइए आंसर देख लेते हैं। आर्टिकल 31 के बारे में कहें तो यहाँ पे ये कहा जाता है ना कि किसी भी पर्सन को यहाँ पे उनके प्रॉपर्टी से कभी भी डिप्राइव नहीं किया जा सकता बिना यहाँ पे प्रॉपर्टी अथॉरिटी के कंसर्न के बिना। प्रॉपर एक अथॉरिटी होना चाहिए, उनके कंसर्न के बिना किसी भी लोग को जो है प्रॉपर्टी से वंचित नहीं किया जा सकता। तो आर्टिकल 31 पहले फंडामेंटल राइट में ही था, बट इसको आपका हटाकर यहाँ पे आपका राइट टू प्रॉपर्टी जो फंडामेंटल राइट था उसको हटाकर आप कॉन्स्टिट्यूशनल राइट के अंदर ला दिया गया है। और ये जो आपका ट्रांसफ़र किया गया है, ये आपका राइट टू प्रॉपर्टी अब आता है 300A आर्टिकल के अंदर, तो ये भी ध्यान रखिएगा। सेकेंड है कि आज की डेट में कौन कौन से यहाँ पे आपके स्टेट है जिसको शेड्यूल एरिया का दर्जा दिया गया है, तो ये पता होना चाहिए। तो सबसे पहला है कि आंध्र प्रदेश, जिसमें कि तेलंगाना भी आता है, छत्तीसगढ़ हो गया, गुजरात, उसके बाद हिमाचल प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा और राजस्थान। तो ये चीज़ें आप लोग को पता होना चाहिए। तो टोटल ऐसे 10 स्टेट है जिसको कि अभी आज के डेट में शेड्यूल एरिया का दर्जा दिया गया है। अब आइए हम लोग अपने आर्टिकल पे वापस आते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक के साथ, जो कि ट्रांस बाउंड्री रिवर वाटर मैनेजमेंट। तो ट्रांस बाउंड्री रिवर वाटर मैनेजमेंट का कहने का क्या मतलब है और ये न्यूज़ में क्यों था। तो एक न्यू स्टडी है, एक न्यू यहाँ पे स्टडी किया गया जिसके थ्रू ये बताया गया कि जो चाइना का डैम है मेकोंग रिवर में, उसकी इम्पैक्ट और इसी के ऊपर कुछ क्वेश्चन रेज हो रहा है। यानी कि ये जो डैम बनाया गया है चाइना के द्वारा मेकोंग रिवर में, तो उसी में कुछ क्वेश्चन यहाँ पे रेज हो रहा है। और साथ ही साथ जो है ना, ये आप लोग देखोगे कि यहाँ पे जो क्वेश्चन रेज हो रहा है कि ये जो डैम बनाया गया है ये आपका ब्रह्मपुत्र वाले रीजन में बनाया गया है, ब्रह्मपुत्र वाले रिवर में। और साथ ही साथ ये जो ओरिजिनेट होता है ये चाइना से ही होता है। तो देख लेते हैं कि बात क्या किया जा रहा है। इस स्टडी में ये शो किया जा रहा है कि जो 6 डैम यहाँ पे बनाया जा रहा है, जब से नौजाहू डैम आपका कमीशन हुआ है, और ये किसके अंदर में है, तो ये आपका मेकोंग रिवर बेसिन में ही देखने को मिलेगा। और ये जो नौजाहू डैम आपका आया है 2012 से, तो इसके द्वारा जो नेचुरल फ्लो है रिवर का, यानी कि मेकोंग रिवर का, वो कहीं ना कहीं अल्टर हो गया है। क्योंकि देखिए, मान लीजिए कि नेचुरल फ्लो मेकोंग रिवर जो है आपका चाइना से निकलता है, उसके बाद आपको म्यांमार, उसके बाद वियतनाम, आपका लाओस, कंबोडिया, ये सारे कंट्री से होते हुए जो है आपका जो है पास होता है। तो इस तरीके से मान लीजिए कि मेकोंग रिवर है, यहाँ पे अगर डैम बनाया गया, तो डैम बनाने से क्या होता है कि इस जगह पे जो है रिवर की ही जगह पे यहाँ पे डैम बना दिया गया, तो इसका जो नेचुरल फ्लो था वो अब नेचुरल तो नहीं रहा। अब इस तरीके से रिवर कैसे फ्लो करेगी, तो ऐसे फ्लो करके जाएगी, है कि नहीं, या फिर यहाँ से फ्लो करके ये वापस से यहाँ पे मिल जाएगी। तो कहीं ना कहीं ऐसा कहा जाता है कि जो ये डैम बनाया जाता है मेन रिवर के ऊपर, तो उसकी नेचुरल फ्लो कहीं ना कहीं डिसरप्ट हो जाती है। ब्रह्मपुत्र की बात करें, जो कि तिब्बत से ओरिजिनेट होती है, और तिब्बत में इसको यारलंग सैंगपो कहा जाता है। और ये राइस कहाँ से होता है, तो एक ग्लेशियर है जिसका नाम है चिमेयुंग डंग। ओके, चिमेयुंग डंग। तो आई डोंट नो इसको क्या प्रोनाउंस करते हैं, बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट होता है ये सारे वर्ड्स को प्रोनाउंस करना, बट नो इशू, आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है कि ब्रह्मपुत्र कहाँ से राइज होती है। चाइना की बात करें तो चाइना के द्वारा यहाँ पे कंस्ट्रक्ट किया गया है 3 हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, वो भी मेन स्ट्रीम में, जो कि ब्रह्मपुत्र का है। और साथ ही साथ अगर इसमें से देखें तो जांगमू डैम जो है वो अब यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है, और 2 जो यहाँ पे डैम है इसके ऊपर वो अभी भी अंडर कंस्ट्रक्शन है। इंडिया की बात करें तो इंडिया
तक का जो यहाँ पे वाटर शेयरिंग एग्रीमेंट जो है चाइना के साथ नहीं है। हमारा जो वाटर शेयरिंग एग्रीमेंट है वो पाकिस्तान के साथ है, लेकिन चाइना के साथ नहीं है। अब देखते हैं कि रिवर वाटर कॉर्पोरेशन जो कि इंडिया और नेबरिंग कंट्री के बीच में, आपके लिए अब ये टॉपिक काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। सबसे पहले जो है वो है इंडस वाटर ट्रीटी जो कि 1960 की है, और ये एक एग्रीमेंट है जो कि इंडस वाटर के लिए है। इंडस वाटर की जो यहाँ पे ट्रिब्यूटरी है वो 3 पार्ट में आपका डिवाइड किया गया है, सॉरी 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। 3 यहाँ पे जो ट्रिब्यूटरीज है वो 3 ट्रिब्यूटरीज यहाँ पे इंडिया के पास है, 3 ट्रिब्यूटरीज यहाँ पे पाकिस्तान के पास है। तो अगर बात करें तो टोटल जो 6 यहाँ पे ट्रिब्यूटरीज है इंडस की, इंडस है, झेलम है, आपका चेनाब है, रावी है, बेज है, सतलज है। तो इसमें से जो पाकिस्तान के पास है, पाकिस्तान के पास CJI है, इट मीन्स की चेनाब, झेलम और यहाँ पे इंडस है। बाकी आपका SBR जो है वो आता है यहाँ पे इंडिया के पास, इट मीन्स कि यहाँ पे सतलज, बीज और आपका रावी रिवर। ओके, तो ये आपका यहाँ पे लाया गया था, जिसके थ्रू जो डिस्प्यूट है इंडस वाटर का जो डिवीजन करना है कि कितने वाटर इंडिया में आ रहे हैं, कितने वाटर वहाँ पाकिस्तान में जा रहे हैं, उसी को यहाँ पे डिवाइड करने के लिए और यहाँ पे डिस्प्यूट को रिजॉल्व करने के लिए इंडस वाटर ट्रीटी लाया गया है। उसके बाद है इंडो बांग्लादेश ज्वाइंट रिवर्स कमीशन, ये सेटअप किया गया था 1972 में, और ये एक ट्रीटी थी, फ्रेंडशिप कॉपरेशन पीस ट्रीटी, जो कि इंडिया और बांग्लादेश के बीच में, इसको लाकर यहाँ पे जो आपका पानी का डिस्ट्रीब्यूशन है उसके ऊपर अगर किसी भी तरीके का डिस्प्यूट है तो उसको रिजॉल्व किया जाता है। गंगा ट्रीटी जो कि इंडिया और बांग्लादेश 1996 में किया गया था, ये एक एग्रीमेंट है जिसमें कि जो फरक्का बैरेज बनाया गया है ना दोनों बॉर्डर के बीच में, तो इसी को यहाँ पे जो है सही से आपका वाटर का डिस्ट्रीब्यूशन के लिए है। साथ ही इंडिया और नेपाल के बीच में देखें तो काफ़ी यहाँ पे वाटर आपको देखने को मिलेगा, हम लोग ने एग्रीमेंट साइन किया है, जैसे कोशी एग्रीमेंट है 1956 की, गंडक एग्रीमेंट है 1959 की, तनकपुर बैरेज एग्रीमेंट है 1991 का, और महाकाली ट्रीटी है 1996 की, जो कि इंडिया और नेपाल के बीच में है, साइन किया गया है। वहीं इंडिया और ब्रह्मपुत्र की बात करें तो यहाँ पे आप देखोगे कि चुका डैम है वांगचू रिवर में, तो ये आपका बनाया गया है जिससे कि भूटान को काफ़ी हेल्प होता है कि वो सस्ते दाम में इलेक्ट्रिसिटी को इस्तेमाल कर सकते हैं, और अगर इससे ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होता है तो वो वापस से इंडिया को बेच भी देते हैं। इंडिया और चाइना की वाटर डेटा शेयरिंग देखें तो 2006 में इंडिया और चाइना के द्वारा एक पैक्ट साइन किया गया था, जिसमें कि चाइना जो है वो अपने हाइड्रोलॉजिकल डेटा को मई 15 से लेकर अक्टूबर 15 के बीच में हर एक साल जो है, जो कि ब्रह्मपुत्र और सतलज रिवर का होता है, वो यहाँ पे शेयर करते हैं। साथ ही दोनों साइड्स जो है वो इस एग्रीमेंट को रिन्यू किए थे, वो भी 2013 में, फिर उसके बाद 2015 में। तो इंडिया और चाइना के बीच में बस ये आपका जो चुका डैम है वांगचू रिवर में, इसी को लेकर है। सॉरी ये चुका डैम वांगचू रिवर आपका इंडिया भूटान का है, लेकिन इंडिया और चाइना के बीच में क्या है कि यहाँ पे टाइम टू टाइम जो है ना हाइड्रोलॉजिकल डेटा को यहाँ पे शेयर किया जाता है, वो भी यहाँ पे आप लोग देखो कि हर एक साल, तो इसके बारे में ध्यान रखना है, ठीक है। अब यहीं पे कुछ और हम लोग देख लेते हैं, यानी कि कुछ इंटरनेशनल ट्रीटीज़ देख लेते हैं, कुछ बेस्ट प्रैक्टिसेस देख लेते हैं वाटर के ऊपर। तो सबसे पहले वाटर रिसोर्स के लिए अगर बर्नी रूल्स देखें तो यहाँ पे आप लोग देखोगे कि हेलसिंकी की रूल्स है, जिससे कि कुछ अच्छा खासा एक रिजल्ट निकल कर आया। दूसरा यहाँ पे इंटरनेशनल लॉ एसोसिएशन रूल्स है कि किस तरीके से इंटरनेशनल वाटर रिसोर्सेज को इस्तेमाल करना है। तो ये पूरे वर्ल्ड लेवल पे जो इंटरनेशनल वाटर रिसोर्सेज है उसको इस्तेमाल करने के लिए इस तरीके का आपका यहाँ पे एक रूल्स लाया गया है। सेकेंड है कि यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन लॉज ऑफ द नॉन नेविगेशन यूज़ ऑफ इंटरनेशनल वाटर कोर्सेज 1997 का, ये भी एक है। उसके साथ ट्रीटी फॉर अमेजॉन कॉपरेशन इन 1978, तो ये साइन किया गया था कुछ साउथ अमेरिकन के कंट्रीज़ के द्वारा, जैसे कि बोलीविया, ब्राज़ील, कोलंबिया, ग्याना, आपका पेरू, सूरीनाम, वेनेजुएला। तो इन सारे कंट्रीज़ के बीच में जो है ना अमेजॉन रिवर, जैसे कि आप लोग जानते हो अमेजॉन फॉरेस्ट है, अमेजॉन रिवर है, तो ये बहुत ही ज़्यादा बड़ा है, लार्जेस्ट है वर्ल्ड का, तो इसलिए इसको अच्छे तरीके से इस्तेमाल कर सके तो इसके चारों और जितने भी कंट्रीज़ हैं उनके द्वारा इसको साइन किया गया। अमेजॉन रेन फॉरेस्ट भी है यहाँ पे, तो ये सारी चीज़ें याद रखना है। कौन कौन से यहाँ पे आपके कंट्रीज़ है, तो बोलीविया, ब्राज़ील, कोलंबिया, ग्याना, पेरू, सूरीनाम और वेनेजुएला। मेकोंग रिवर कमीशन की बात करें तो इसको भी यहाँ पे थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया और वियतनाम के द्वारा जो है ये इसको साइन किया गया है, ठीक है। तो इंटरनेशनल वाटर ट्रीटीज़ काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, तो आपको ध्यान रखना है। मेनली आप लोग को ध्यान रखना है कि इंडिया के साथ साथ लगने वाले जो वाटर ट्रीटीज़ है उसके बारे में ज़रूर आप लोग को याद रखना है कि यानी इंडिया और नेबरिंग कंट्रीज़ के बीच में। कमिंग टू द सार्क नेशन के बारे में बात करते हैं। न्यूज़ में इसलिए क्योंकि सार्क लीडर्स जो है वो यहाँ पे कुछ डिस्कस किए कि कैसे यहाँ पे कोरोना वायरस जो पेंडेमिक आज के डेट में चल रहा है उसको कैसे फाइट किया जाए और आगे आने वाले दिनों में क्या क्या वे फॉरवर्ड होना चाहिए। तो सार्क की जो यहाँ पे डिस्कशन हुई है वो आज के डेट में हम लोग देख रहे हैं कि वीडियो कॉन्फ्रेंस के थ्रू ही हुआ, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा सबमिट भी हम लोग देख रहे हैं। नैम की सबमिट हो गई, चाहे आप लोग देखो कि इंडिया ऑस्ट्रेलिया की सबमिट हो गई, तो ये सारी चीज़ें अब यहाँ पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू ही हो रही है। तो इंडिया के द्वारा
कोविड-19 इमरजेंसी फंड यहाँ पे आपका प्रपोज किया गया और वॉलेंट्री कंट्रीब्यूशंस यहाँ पे सार्क नेशंस के द्वारा दिया जा रहा है, लेकिन इनिशियल ऑफर जो यहाँ पे 10 मिलियन का है वो इंडिया के द्वारा यहाँ पे $10 मिलियन का है, वो इंडिया के द्वारा बनाया जा रहा है। इंडिया के द्वारा ये भी सजेस्ट किया गया कि जो सार्क डिजास्टर मैनेजमेंट सेंटर है उसको भी इस्तेमाल किया जाना चाहिए, जिसके थ्रू हम लोग एक बेस्ट प्रैक्टिसेस को आइडेंटिफाई कर सके और पॉपुलराइज भी कर सके। इंडिया के द्वारा ये भी ऑफर किया गया है कि इंडिया की जो इंटीग्रेटेड डिजीज सर्वेलेंस पोर्टल सॉफ्टवेयर है उसको भी यहाँ पे जो है ये शेयर कर सकते हैं, जिसके थ्रू जो पॉसिबल वायरस कैरियर है उनको ट्रेस कर सके और जो पीपल्स उनके कॉन्टैक्ट में आ रहे हैं उनको हम लोग यहाँ पे ट्रेस कर सके। सेकेंडली यहाँ पे आप देखोगे कि इंडिया के द्वारा प्रपोज भी किया गया है एक कॉमन रिसर्च प्लेटफॉर्म, जिसमें कि जितने भी यहाँ पे कंट्रीज है सार्क नेशंस की वो यहाँ पे रिसर्च कर सके। साथ ही इंडिया के द्वारा प्रपोज किया गया है सार्क हेल्थ ई प्लेटफॉर्म, एक शेयर्ड इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म है वो भी सार्क नेशन के लिए, जिसके थ्रू जो भी इंफॉर्मेशन है उसको शेयर किया जाएगा, एक्सचेंज किया जाएगा और साथ ही साथ नॉलेज, एक्सपर्टीज़, ये सारी चीज़ों को यहाँ पे शेयर किया जाएगा, एक्सचेंज किया जाएगा और कुछ बेस्ट प्रैक्टिसेस लेकर आया जाएगा, जिसके थ्रू कोरोना वायरस जो एपिडेमिक है इससे हम लोग यहाँ पे फाइट कर सकें। तो ये सारी कुछ मूव्स है जो कि यहाँ पे आप लोग देखो कि इंडिया के द्वारा ही यहाँ पे लाया गया है, तो काफ़ी अच्छा मूव्स है। पहले तो याद रखना एक इमरजेंसी फंड है, सेकंड है कि यहाँ पे जो सार्क डिजास्टर मैनेजमेंट सेंटर है उसका इस्तेमाल करने के लिए कहा गया है, एक कॉमन रिसर्च प्लेटफॉर्म बनाया गया है, साथ ही साथ यहाँ पे आपका सार्क हेल्थ केयर ई पोर्टल ई प्लेटफॉर्म भी बनाया गया है। एक बार सार्क की यहाँ पे आप लोग सारे नेशंस कंट्री के बारे में देख लीजिए। सार्क स्टैंड फॉर साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन और इसमें कौन कौन से कंट्री है, तो इंडिया के साथ आप देखो कौन कौन से नेबर कंट्री है, तो भूटान है, यहाँ पे बांग्लादेश है, अफगानिस्तान है, साथ ही नेपाल है, पाकिस्तान है, श्रीलंका है और मालदीव्स है। तो ये याद रखना है आपका 8 नेशन यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे जो कि सार्क में है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे इंडियन ओशन कमीशन के बारे में देखते हैं। इंडिया के द्वारा जो है ना यहाँ पे ऑब्जर्वर यानी कि इंडिया को ऑब्जर्वर बनाया गया है इंडियन ओशन कमीशन में, तो काफ़ी बड़ी बात है, इसलिए ये कमीशन आपका न्यूज़ में आ गया है। इंडियन ओशन कमीशन है क्या, इसके बारे में डिटेल देख लेते हैं। एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि यहाँ पे पोर्ट लुइस डिक्लेरेशन के द्वारा यहाँ पे बनाया गया था 1982 में ही। इंडियन ओशन कमीशन की बात करें तो इसको सिचिलिस में 1984 में जो है इसको आपका इंस्टीट्यूशनलाइज किया गया था बाय जनरल एग्रीमेंट फॉर कॉर्पोरेशन, और इसको क्या कहते हैं, विक्टोरिया एग्रीमेंट। तो समटाइम्स ये भी आपसे पूछ लिया जा सकता है कि विक्टोरिया एग्रीमेंट किसको कहते हैं, तो ये है इंडियन ओशन कमीशन। कंपोजिशन क्या है कि यहाँ पे सिर्फ रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है अफ्रीका में, और साथ ही यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आपको देखने को मिलेगा आइलैंड कंट्रीज है। कौन कौन से है, तो यूनियन ऑफ द यहाँ पे कोमोरोस है, रीयूनियन आइलैंड है, मडागास्कर आइलैंड है, मॉरिशियस आइलैंड है और सिचलिस आइलैंड है। तो यहाँ पे 5 मेंबर स्टेट है, लेकिन सारे के सारे यहाँ पे आइलैंड है, तो ध्यान रखना है। ऑब्जर्वर मेंबर्स के बारे में बात करें तो ऑब्जर्वर मेंबर का कहने का क्या मतलब है, जैसे कोई भी मीटिंग होगा ना तो ऑब्जर्वर मेंबर भी उस मीटिंग को यहाँ पे इंडियन ओशन कमीशन के जो है उस मीटिंग को अटेंड जरूर करेंगे, लेकिन वोट देने का अधिकार यहाँ पे ऑब्जर्वर मेंबर को नहीं होता है। तो यहाँ पे और कौन कौन है इंडिया के साथ साथ, चाइना, यूरोपियन यूनियन, माल्टा, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ फ्रैंकोफिन और भी सारे हैं, जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हो चाइना, यूनाइटेड नेशन, सब इसके ऑब्जर्वर मेंबर है। साथ ही इसमें मैंडेट यही है कि जो भी टाइज है यहाँ पे और जितने भी मेंबर स्टेट है उनको एक दूसरे को सपोर्ट करना है, टाइज को और ज़्यादा स्ट्रेंथन करना है, जिसके थ्रू सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो सके। कुछ और देख लेते हैं इंडियन ओशन नेवल सिम्पोशियम के बारे में, ये भी आगे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये वॉलेंट्री इनिशिएटिव है जिसमें कि जो मैरीटाइम कॉपरेशन है, जितने भी लिथोरल स्टेट है इंडियन ओशन रीजन में, यानी कि ये सारे जितने भी आइलैंड स्टेट है उनके नेवीज़ को यहाँ पे कॉपरेट करने के लिए। साथ ही साथ यहाँ पे एक ओपन और इंक्लूसिव फोरम प्रोवाइड किया जाएगा, जिसके थ्रू जो कोई भी मैरीटाइम इशूज़ है तो वो उस पर डिस्कस कर सके। यहाँ पे 24 मेंबर स्टेट है, इंडिया भी है इसमें, और 8 ऑब्जर्वर है। इसको 2008 में लॉन्च किया गया था। यहाँ पे मेनली क्या है ना कि ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस प्रोवाइड किया जाता है, डिजास्टर रिलीफ के बारे में बात किया जाता है, मैरीटाइम सिक्योरिटी हो और इन्फॉर्मेशन शेयरिंग वगैरह हो। इसी के साथ आपका सागर भी है, तो सागर भी आप लोग ध्यान रख सकते हैं, सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन रीजन, यानी कि सागर फ्रेज जो है वो इंडियन प्राइम मिनिस्टर मिस्टर मोदी जी के द्वारा ही इसको कॉइन किया गया था। 2015 में बताया गया था जब वो मॉरिशस गए थे। तो इसमें क्या है ना कि जो कैपेसिटी है, यानी कि जो इंडियन ओशन वाले रीजन में जो सेफगार्ड लैंड है उसमें जो कैपेसिटी है उसको इन्हांस करना है, मैरीटाइम टेरिटरीज और जो इंटरेस्ट है उसको भी यहाँ पे इन्हांस करना है, जो इकोनॉमिक और जो सिक्योरिटी कॉपरेशन है उसको और ज़्यादा से ज़्यादा आपका डीप करना है। एक्शन यहाँ पे होना चाहिए जिसके थ्रू नेचुरल डिजास्टर से यहाँ पे आप लोग डील कर सको। साथ ही मैरीटाइम थ्रेट है, जैसे कि इंडियन ओशन वाले रीजन में आप देखोगे कि यहाँ पे पायरेसी है, टेररिज्म है, तो ये और भी रीजन में आपको देखने को मिलता है। तो ये इस पर जो है बहुत अच्छा खासा काम किया जाएगा, डील किया जाएगा, चोरी ना हो, जितने भी पायरेट्स होते हैं समुद्री चोर उस पर भी यहाँ पे काम किया जाएगा, टेररिज्म के ऊपर भी काम किया जाएगा। तो इसलिए यहाँ पे जो है आपका सागर ध्यान रखना है। मे बी आपसे पूछा जा सके या फिर आप लोग जो है ना इसको आंसर राइटिंग में भी आप लोग इंक्लूड कर सकते हो।
अब आते हैं इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में जो जो यहाँ पे न्यूज़ में थे। तो सबसे पहला है यूनाइटेड नेशन रिलीफ एंड वर्क एजेंसी। सो व्हाट इज़ दिस ऑल अबाउट? इंडिया के द्वारा यहाँ पे 2 मिलियन यूएसडी दिया गया है, वो भी यूनाइटेड नेशन रिलीफ एंड वर्क एजेंसी को, क्योंकि यहाँ पे पैलेस्टीन रिफ्यूजी के वेलफेयर के लिए और जो यहाँ पे कोरोना वायरस से जो क्राइसिस निकल कर आ रहा है पैलेस्टीन के रिफ्यूजी को, तो उनको यहाँ पे जो है एक मदद प्रोवाइड किया गया है इंडिया के द्वारा और 2 मिलियन यूएसडी डॉलर तक का दिया गया है। तो चलिए, हमारे यहाँ हमारी तरफ से इतना बड़ा पार्टिसिपेशन हुआ है, हम लोग इतना ज़्यादा हेल्प कर रहे हैं, तो वी शुड नो अबाउट कि ये कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है। तो यूनाइटेड नेशन रिलीफ और वर्क एजेंसी के बारे में बात करें तो इसको दिसंबर 1949 में आपका क्रिएट किया गया था यूनाइटेड नेशन के द्वारा। और साथ ही साथ यहाँ पे शेल्टर, फूड, जितने भी रिफ्यूजीज़ होते हैं जो जिनको किसी ज़बरदस्ती जो है अपने कंट्री से भगाया जाता है दूसरे कंट्री में, तो उनको जो है ना यहाँ पे शेल्टर प्रोवाइड कर सके, फूड सप्लाईज़ जो है वो सही से हो सके, अगर किसी को मेडिकल वगैरह की ज़रूरत है, मेडिसिन वगैरह ज़रूरत है तो वो मदद मिल सके, एजुकेशन की यहाँ पे जो है फैसिलिटी मिल सके, वर्क अपॉर्चुनिटी हो, क्योंकि जितने भी फ़लस्तीन रिफ्यूजीज़ हैं अगर वो आ रहे हैं दूसरे कंट्रीज़ में जा रहे हैं, जैसे कि अगल बगल आप देखोगे जॉर्डन, लेबनान, सीरिया, गाज़ा स्ट्रिप, वेस्ट बैंक, तो इन सारी जगह पे जब वो जाते हैं तो वहाँ पे उनको ये सारी फैसिलिटी मिलनी चाहिए। तो इसलिए ये फैसिलिटी कौन प्रोवाइड करते हैं? तो यूनाइटेड नेशन रिलीफ एंड वर्क्स एजेंसी यहाँ पे प्रोवाइड करते हैं। यहाँ पे आप फंडेड देखोगे कि ऑलमोस्ट इंटायरली ये वॉलेंट्री कॉन्ट्रीब्यूशन है, यानी कि जितने भी यूनाइटेड नेशन के मेंबर स्टेट है अगर उनको सही लगता है तो वो यहाँ पे कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, अदरवाइज़ यहाँ पे किसी भी तरीके का मैंडेटरी नहीं रखा गया है। और जितने भी रेगुलर बजट है यूनाइटेड नेशन का, उसी के द्वारा यहाँ पे फंडिंग रिसीव होता है, जो कि आपका मोस्टली देखने को मिलेगा इंटरनेशनल स्टाफिंग कॉस्ट भी होता है, उसके लिए भी यूज़ होता है। तो ये सारी बातें हैं इसके बारे में। तो आइए इस मैप में देख लीजिए कि कहाँ पे बात हो रही है। ये देखिए, ये पूरा आपका इज़राइल है, ठीक है। इज़राइल के अंदर आपको दो भाग में देखने को मिलेगा कि पैलेस्तीन आपका बटा हुआ है, जैसे कि ये वेस्ट बैंक हो गया और ये गाजा स्ट्रिप हो गया, ठीक है। ये दो पोर्शन ही यहाँ पे है जहाँ पे पैलेस्टीनियन आपको देखने को मिलेंगे। तो ये वेस्ट बैंक हो गया, यहाँ पे गाजा स्ट्रिप है, ये सीरिया है, जॉर्डन है, आपकी इजिप्ट है, साथ ही साथ यहाँ पे आपको लेबनान भी देखने को मिलेगा, ये लेबनान है, और ये मेडिटेरियन सी में जो है इसकी बाउंड्री टच होती है। तो अगल बगल वाले एरिया में भी जो भी यहाँ पे पैलेस्तीन रिफ्यूजी जाते हैं तो उनको यहाँ पे सारी कुछ रिलीफ प्रोवाइड करना, यहाँ पे उनकी वर्क प्रोवाइड करना, उनका एजुकेशन का ख्याल रखना, तो हर एक तरीके से ख्याल रखने के लिए इस तरीके की आपका यूनाइटेड नेशन के द्वारा मूव्स लिया जाता है। और इस रीजन को ही ज़्यादा से ज़्यादा जो है, क्योंकि आपको पता है इंडिया का इजराइल के साथ जो रिलेशन है वो काफ़ी अच्छा है, हमारी और इजराइल की जो रिलेशन है वो काफ़ी बड़े तरीके से चलती है, तो हम लोग पैलेस्तीन का भी यहाँ पे उतना ही साथ देते हैं जितना इजराइल का साथ देते हैं। और इजराइल और जो पैलेस्तीन के बीच में जितनी भी यहाँ पे प्रॉब्लम है उसके बारे में, उसके अपोज में हम लोग खड़े नहीं होते हैं, तो हम लोग पैलेस्तीन को भी हमेशा हेल्प करते हैं। तो इसलिए पैलेस्तीन के लोगों को हेल्प करने के लिए जो है इंडिया के द्वारा जो है $2 मिलियन तक का यहाँ पे प्रोवाइड किया गया है। अब आते हैं नेक्स्ट, देख लेते हैं ऑर्गेनाइजेशन फॉर द प्रोहिबिशन ऑफ केमिकल वेपन्स। तो ये क्या है कि ऑर्गेनाइजेशन है जिसके थ्रू जो केमिकल वेपन्स है उसको रोकने के लिए है। फर्स्ट टाइम आप देखोगे कि यहाँ पे ब्लेम किया जा रहा है सीरिया को कि वो टॉक्सिक अटैक कर रहे हैं, तो यहाँ पे जो इसके द्वारा, इस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा जो ब्लेम किया गया है वो सीरिया पे किया गया है। तो इसके बारे में देख लेते हैं। यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन फॉर प्रोहिबिशन ऑफ केमिकल वेपन, ये इन्वेस्टिगेशन एंड आइडेंटिफिकेशन टीम है, और अपनी रिपोर्ट में इनके द्वारा ये कहा गया है कि जो सीरियन अरब एयर फोर्सेज है उनके द्वारा कुछ गैस सीरीन वगैरह यूज़ किया गया है, क्लोरीन यूज़ किया गया है, वो भी 3 टाइम्स, ठीक है, 2017 में। तो कुछ टॉक्सिक गैसेस वगैरह इस्तेमाल किया गया है, तो इसके बारे में यहाँ पे बताया जा रहा है। अगर इन्वेस्टिगेशन एंड आइडेंटिफिकेशन टीम के द्वारा देखें तो इसको 2018 में इस्टेब्लिश किया गया था, जिसके थ्रू जो भी यहाँ पे केमिकल वेपन्स का इस्तेमाल है सीरियन अरब रिपब्लिक में, उसको देखने के लिए ही इसका इस्टेब्लिशमेंट किया गया था। अब इस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में देख लेते हैं। ये ऑर्गेनाइजेशन आपको देखने को मिलेगा कि ये इम्प्लीमेंटिंग बॉडी है केमिकल वेपन कन्वेंशन का। इसका हेडक्वार्टर जो है नीदरलैंड के हेग में है। साथ ही कन्वेंशन ऑन प्रोहिबिशन ऑफ डेवलपमेंट है, प्रोडक्शन, स्टॉक पाइलिंग या फिर किसी भी तरीके का आप केमिकल वेपन्स अगर आप देख लो तो उसका ना ही आपको डेवलपमेंट करना है, ना ही उसका प्रोडक्शन करना है, ना ही उसको स्टॉक को आपको बचा के रखना है, और ना ही उसका इस्तेमाल करना है। और साथ ही साथ यहाँ पे आप लोग देखो कि ये आपका इसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ये बातें रखी गई है। इसका एम यही है कि जो हर एक तरीके का वेपन है ना, हर एक कैटेगरी का जो वेपन है उसको हटाना है जो मास डिस्ट्रक्शन लेकर आते हैं। जैसे आप लोग देखते हो कि बड़े बड़े जितने भी आपके मिसाइल वगैरह होते हैं तो वो क्या करते हैं कि मास नंबर में जो है वो डिस्ट्रक्शन ही करते हैं, वो बर्बादी ही करते हैं। तो इस तरीके का केमिकल वेपन का इस्तेमाल को, प्रोडक्शन को, यूज़ को, स्टॉक पाइलिंग को, हर एक तरीके से इसको रोकना है। साथ ही साथ यहाँ पे जो
आप देखोगे कि इसको ट्रांसफ़र भी नहीं करना है, और जितने भी स्टेट पार्टी से इसके ऑर्गेनाइजेशन, ये जो आपका ऑर्गेनाइजेशन है, इसके जितने भी मेंबर पार्टी है उनको यहाँ पे जो है इस तरीके का शपथ लेना होता है। साथ ही इनका एक गोल ये है कि यहाँ पे केमिस्ट्री को प्रिवेंट करना है, वो भी एवर अगेन, यानी कि इस तरीके से वॉरफेयर के लिए अगर इस तरीके से आपका केमिकल वेपन का इस्तेमाल हो रहा है तो उसको कहीं ना कहीं से रोकना ही है। अगर बात करें यहाँ पे आपका केमिकल वेपन कन्वेंशन का, तो इसमें 4 प्रोविज़न है। सबसे पहला क्या है कि अगर किसी के पास भी यहाँ पे केमिकल वेपन अगर एग्जिस्ट कर रहा है तो उसको बर्बाद कर देना है, यानी कि डिस्ट्रॉय ख़त्म कर दीजिए। सेकंड है कि केमिकल इंडस्ट्रीज़ को यहाँ पे मॉनिटर करना है, जिसके थ्रू जो केमिकल वेपन है वो री इमर्ज होने से यहाँ पे जो है बच सके। साथ ही यहाँ पे असिस्टेंस और प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना है जितने भी स्टेट पार्टीज़ है वो भी केमिकल थ्रेट के अगेंस्ट में। साथ ही यहाँ पे इंटरनेशनल कॉपरेशन भी होना चाहिए जिसके थ्रू इस कन्वेंशन का अच्छे तरीके से आपका इम्प्लीमेंट हो और एक पीसफुल यूज़ हो सके केमिस्ट्री का, तो इसको प्रमोट करना चाहिए एकदम पीसफुल तरीके के लिए, यहाँ पे प्रमोट करना चाहिए, अदरवाइज इसको प्रमोट नहीं करना चाहिए। तो इस कन्वेंशन की बात करें तो इसको साइन और रेटिफाइड किया गया था 193 कंट्रीज़ के द्वारा, जिसमें इंडिया भी इसके भागीदारी है। यानी कि यहाँ पे प्रोहिबिशन जो केमिकल वेपन्स के ऊपर जो यहाँ पे आपका साइन करना और रेटिफाइड करना है, तो इंडिया भी इसमें भागीदारी है। इसराइल के द्वारा साइन तो किया गया है लेकिन रेटिफाइड नहीं किया गया इस कन्वेंशन को। तो कहने का मतलब है कि रेटिफाई नहीं किया गया, मतलब कि वो अपने कंट्रीज़ में अभी भी रूल्स रेगुलेशंस को फॉलो नहीं कर रहे। इस कन्वेंशन से वो सहमत तो है बट इसके रूल्स रेगुलेशन को अपने कंट्री में फॉलो नहीं करा रहे, अपने कंट्री में इस तरीके का कानून लेकर नहीं आए, तो इसको कहते हैं कि रेटिफाई नहीं किया गया। नॉन सिग्नेटरी स्टेट्स की बात करें कि जो अभी तक साइन ही नहीं किए, तो इसमें आप लोग समझ सकते हैं कि नॉर्थ कोरिया तो सबसे आगे है ये सारी चीज़ों से। जितना भी केमिकल वेपन के अगेंस्ट में जो ऑर्गेनाइजेशन होता है ना, उसमें नॉर्थ सीरिया कभी भी पार्टिसिपेट नहीं करते। साउथ सूडान भी है और इजिप्ट भी है, ठीक है। अगर केमिकल वेपन कन्वेंशन की बात करें तो ये एक चैलेंज इंस्पेक्शंस है, ठीक है। इसको चैलेंज इंस्पेक्शंस भी कहा जाता है। चैलेंज इंस्पेक्शन से क्योंकि बहुत अच्छे तरीके से ये इन्वेस्टिगेट करते हैं, देखते हैं हर एक कंट्री में कि वहाँ पे केमिकल वेपन्स का इस्तेमाल हो रहा है कि नहीं हो रहा है, स्टॉक पाइलिंग है कि नहीं, कहीं वो इंपोर्ट एक्सपोर्ट करने में व्यस्त तो नहीं है। तो ये सारी चीज़ें देखते हैं, इसलिए इसको चैलेंज इंस्पेक्शंस कहा जाता है। साथ ही ऑर्गेनाइजेशन जो कि प्रोहिबिट करते हैं केमिकल वेपन्स को, तो इसको नोबेल पीस प्राइज़ भी मिला था 2013 में। तो आप समझ सकते हो कि ये कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है जिसको कि नोबेल पीस प्राइज़, क्योंकि केमिकल वेपन को डिस्ट्रॉय करना, इसको किसी भी तरीके से जो है इस्तेमाल नहीं करना, तो इसका क्या प्रतीक है? इसका यही प्रतीक है कि ये आगे आने वाले दिनों में जो है ना किसी भी तरीके का वॉर नहीं चाहते हैं, शांति का प्रतीक है, ये शांति फैलाना चाहते हैं। दैट्स वाई इसको नोबेल पीस प्राइज़ भी 2013 में दिया गया है। अब यहाँ पे सैरिन के बारे में देख लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे बताया जा रहा है कि सीरिया में एक सैरिन गैस का इस्तेमाल किया जा रहा है। सो व्हाट इज़ दिस? सैरिन एक क्लियर, कलरलेस और टेस्टलेस लिक्विड है जिसका कोई भी आपको जो है ऑर्डर, कोई स्मेल भी नहीं देखने को मिलेगा। सैरिन जो है ना उसको यहाँ पे इवापोरेट भी किया जा सकता है गैसेस में, और फिर ये पूरे इन्वायरमेंट में आपका यानी कि स्प्रेड हो जाता है। साथ ही साथ ये ह्यूमन मेड केमिकल वॉरफेयर है। जब यहाँ पे आप देखोगे कि जब भी वॉरफेयर वगैरह होता है तो उसमें ह्यूमन मेड है, इसको अपने लोगों के द्वारा बनाया गया है। नर्व एजेंट अगर देखें तो ये टॉक्सिक इफेक्ट है, यानी कि यहाँ पे आप लोग देखोगे कि हमारे बॉडी में जो इंजाइम्स वगैरह है वो वर्क करना बंद कर देते हैं, और ग्लैंड और जो मसल्स है हमारे बॉडी का वो यहाँ पे स्विच ऑफ हो जाते हैं। तो इस तरीके के एक टॉक्सिक गैसेस है जिसको हम लोग अगर इनहेल कर देते हैं तो हमारे बॉडी की फंक्शनिंग जो है कहीं ना कहीं डिसरप्ट हो जाएगी। सैरिन की बात करें तो ओरिजिनली इसको 1938 में डेवलप किया गया था, और जर्मनी में एज ए पेस्टिसाइड्स के लिए ही इसको यहाँ पे डेवलप किया गया था, जिसको कि यहाँ पे जर्मनी जीबी कहते थे, ठीक है। वहीं अगर हम लोग क्लोरीन गैस की बात करें तो क्लोरीन गैस जो है येलो ग्रीन कलर में दिखता है। साथ ही साथ ये सिंक भी हो जाता है और ब्रेथेबल एयर में ये डिस्प्लेस भी हो जाता है। सो इट कैन एस्फाइजिएट पीपल भी है। कहने का मतलब है कि यहाँ पे लोग जो है ना, इस ये क्लोरीन गैस होगा तो वो जो है सांस भी नहीं ले पाएंगे, सांस लेने में भी तकलीफ देखने को मिलता है। ओके, तो ये आपका रहा यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन फॉर द प्रोहिबिशन ऑफ केमिकल वेपन्स के बारे में। तो आप कुछ देख लेते हैं कि मल्टीलैटरल डेवलपमेंट बैंक जितने भी ऑल ओवर द वर्ल्ड में है वो जो न्यूज़ में थे उसके बारे में डिटेल देख लेते हैं। तो सबसे पहला है एशियन डेवलपमेंट बैंक, एडीबी के बारे में। तो आइए देख लेते हैं मल्टीलैटरल डेवलपमेंट बैंक के बारे में। सबसे पहला है यहाँ पे एशियन डेवलपमेंट बैंक। तो एशियन डेवलपमेंट बैंक की बात करें तो इनके द्वारा एश्योर्ड किया गया है इंडिया को, वो भी कितना, तो $2.2 बिलियन तक दिया गया है, जिससे कि वो यहाँ पे कोविड-19 से फाइट कर सके। फाउंडेड कितना में था, एडीबी को यहाँ पे 1966 में बनाया गया था। इसकी जो हेडक्वार्टर है वो मनीला मीन्स फिलीपींस के मनीला में है, और आज के डेट में यहाँ पे 67 मेंबर्स कंट्री है, जिसमें कि 48 जो है एशियान रीजन के ही है। इंडिया की अगर बात करें तो वो एडीबी का फाउंडिंग मेंबर है, और लेकिन इसके ऑपरेशंस जो है ना कंट्री में स्टार्ट हुआ था 1986 में ही। और टॉप 5 अगर शेयर
शेयर होल्डर्स देखें तो सबसे ज़्यादा जो है जापान का है, फिर यूएस का है, फिर पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना का है, फिर इंडिया का है। तो 4th नंबर में हम लोग आते हैं एडीबी में, और फिर यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया का है। इसी के साथ आप लोग जो कंफ्यूज होते होंगे वो AIIB के साथ होते होंगे, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक। तो ये इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक है, यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर को बूस्ट करने के लिए। और एडीबी जो है वो पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड को डेवलप करने के लिए वो जो है लोन वगैरह असिस्ट करते हैं। तो AIIB की बात करें तो इनके द्वारा $750 मिलियन का जो लोन है ना, वो इंडिया को दिया गया है, वो भी कोविड-19 के सिचुएशन में, कि इमरजेंसी रिस्पांस और जो हेल्थ सिस्टम है इसको प्रिपेयर करने के लिए। साथ ही यहाँ पे जो है इसको इस्टेब्लिश कब किया गया था, तो AIIB को 2015 में इस्टेब्लिश किया गया था, और इसकी ऑपरेशन जो स्टार्ट हुई है वो जनवरी 2016 से हुई है। इसका जो हेडक्वार्टर है वो चाइना के बीजिंग में है, और आज की डेट में 93 यहाँ पे मेंबर्स हैं। इंडिया की बात करें तो इंडिया इसका भी फाउंडिंग मेंबर है, तो ADB का भी फाउंडिंग मेंबर है और इसका भी फाउंडिंग मेंबर है। इंडिया की बात करें तो इसमें जो है ना सेकंड लार्जेस्ट शेयर होल्डर है और चाइना के बाद है। तो ध्यान रखिएगा ADB में हमारा कितना नंबर पे है, तो 4th नंबर पे शेयर होल्डर है हम लोग, लेकिन AIIB में हम लोग 2nd नंबर पे शेयर होल्डर है। नेक्स्ट यहाँ पे अगेन वेरी इंपॉर्टेंट बैंक है, वो है न्यू डेवलपमेंट बैंक, NDB। तो NDB का बात करें तो ये फास्ट ट्रैक फिनेंशियल असिस्टेंस है ब्रिक कंट्रीज़ के लिए, और आज के डेट में जो कोविड-19 को देखते हुए यहाँ पे जो है असिस्टेंस प्रोवाइड किया जा रहा है। न्यू डेवलपमेंट बैंक जो है ये ब्रिक कंट्रीज़ का इनिशिएटिव है, तो ये ध्यान रखिएगा। ब्रिक नेशन आप लोगों को पता है, यहाँ पे ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका है। तो ये 5 कंट्रीज़ के द्वारा यहाँ पे न्यू डेवलपमेंट बैंक का गठित किया गया था, और साथ ही साथ इसको जो यहाँ पे लाया गया था 2014 में। और यहाँ पे 5 मेंबर स्टेट है, जो कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हो जितने भी आपके ब्रिक्स में है, यानी कि ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका का। और इक्वल यहाँ पे शेयर है, यहाँ पे किसी का ऐसा नहीं कि ज़्यादा कम या फिर यहाँ पे बहुत कम है, इक्वल शेयर है, तो इसका भी ध्यान रखना है। ऑब्जेक्टिव की बात करें तो यहाँ पे क्या है ना कि इंफ्रास्ट्रक्चर और सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए यहाँ पे रिसोर्सेज को मोबिलाइज करना है ब्रिक नेशन में, कुछ और इमर्जिंग मार्केट इकोनॉमीज और डेवलपिंग कंट्रीज़ में भी। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, तो चाइना के संघाई में है। तो डोंट बी कंफ्यूज बिटवीन ADB, AIIB एंड न्यू डेवलपमेंट बैंक। ठीक है, अब आते हैं WHO के बारे में, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में थे WHO ये कोरोना वायरस को लेकर। इसमें भी जो इनका पहला पार्ट है वो है वर्ल्ड हेल्थ असेंबली। तो रिसेंटली 73rd वर्ल्ड हेल्थ असेंबली जो है ये कन्वे किया गया, और फर्स्ट एवर ये वर्चुअल सबमिट था। तो कौन कौन से वर्चुअल सबमिट आपके हेल्ड हुए हैं कोविड-19 के बाद, तो इसको भी ध्यान में रखिएगा। तो WHO के द्वारा जो है एक रेजोल्यूशन लिया गया, इंडिपेंडेंट कॉम्प्रिहेंसिव एवोल्यूशन, जो कि यहाँ पे WHO का रिस्पॉन्स है पेंडेमिक को लेकर, और पेंडेमिक को ऐसे जूनोटिक सोर्सेज के जैसा यहाँ पे आइडेंटिफाई किया गया। जूनोटिक सोर्सेज मतलब यहाँ पे क्या बातें हैं कि ऐसी डिजीज़ जो कि एनिमल टू ह्यूमन बीइंग में ट्रांसमिट होते हैं। स्पेसिफिकली यहाँ पे मेंशन किया गया कि WHO की जो एक्शन है उसको देखा जाएगा, साथ ही उनके टाइमलाइंस भी रखा गया है कोविड-19 पैंडेमिक को लेकर। इस कोविड-19 पैंडेमिक को यूनिवर्सल, टाइमली एंड इक्विटेबल एक्सेस एंड फेयर डिस्ट्रीब्यूशन कहा गया है, कि सारे जगह पे सारे यहाँ पे ये जो है क्वालिटी, सेफ, एफिकेसिस और यहाँ पे जो एफोर्डेबल एसेंशियल हेल्थ टेक्नोलॉजी है सारे कंट्रीज़ को यहाँ पे प्रोवाइड किया जाएगा। साथ ही यहाँ पे जो अनजस्ट यहाँ पे ऑब्स्टेकल है उसको यहाँ पे रिमूव करने का भी बात किया गया है, जो कि एग्रीमेंट हम लोग ट्रिप्स में देखते हैं। ट्रिप्स स्टैंड फॉर ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, जो यहाँ पे आपका राइट्स है उससे भी यहाँ पे जो भी आपका बचा हुआ है, यानी कि इसमें भी अनजस्ट जो ऑब्स्टेकल्स है उसको भी रिमूव किया जाएगा, और यहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी लाया जाएगा, जो कि दोहा डिक्लेरेशन में था। ये आपसे कई बार कई बार एग्जाम में देखा जाता है कि इस तरीके के क्वेश्चन होता है कि जो ट्रिप्स एग्रीमेंट निकल कर आया है ये कौन से डिक्लेरेशन से निकला है। सो इट इज़ दोहा डिक्लेरेशन, तो याद रखिएगा। अब दोहा डिक्लेरेशंस का देख लेते हैं कि ट्रिप्स एग्रीमेंट एंड पब्लिक हेल्थ में क्या है। इसका एडॉप्शन कब हुआ था, 2001 में, और वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। क्योंकि ट्रिप्स आप लोग देख रहे हो कि ट्रेड के बारे में बात किया जा रहा है, जो अपने बुद्धिमत्ता यानी इनोवेशन, अपने आइडिया के द्वारा जो अपने इनोवेशन किया है उसका इस्तेमाल जब हम लोग करते हैं तो उसके लिए, यानी कि अगर कुछ भी हम लोग अपने बुद्धिमत्ता का इस्तेमाल करके कुछ भी डेवलप किए हैं तो उसके लिए हमारा राइट होता है, और उस चीज़ों का अगर हम लोग ट्रेड करते हैं तो उसको कहीं ना कहीं प्रोटेक्ट करना होता है। तो उसके लिए कौन प्रोटेक्ट करता है, वहाँ के लिए एक ट्रिप्स एग्रीमेंट है, और ये ट्रेड से रिलेटेड है, तो ऑब्वियस है कि इसको जो यहाँ पे अडॉप्ट किया गया होगा वो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन मेंबर के द्वारा किया गया होगा। ठीक है, ये जो डिक्लेरेशन है इसमें अफर्म्स किया गया है कि जितने भी ट्रिप्स एग्रीमेंट है वो यहाँ पे आपका जो है ना मेंबर्स कंट्री को प्रिवेंट नहीं करेंगे कि वो यहाँ पे जो पब्लिक हेल्थ को प्रोटेक्ट करने के लिए जितने भी मेजर्स ले रहे हैं, तो इसमें ये बातें नहीं रखी गई है, तो ध्यान रखिएगा।
साथ ही यहाँ पे WHO के एग्जीक्यूटिव बोर्ड के बारे में भी देख लेते हैं। इंडिया के हेल्थ मिनिस्टर जो है उनके द्वारा यहाँ पे चेयरमैन का चार्ज लिया गया है WHO के एग्जीक्यूटिव बोर्ड में। एग्जीक्यूटिव बोर्ड जो है यहाँ पे 34 टेक्निकली क्वालिफाइड मेंबर है हेल्थ के फील्ड में, और ये 3 ईयर्स टर्म्स के लिए जो है ना ये आपका इलेक्ट होकर आए हैं, और ये एटलीस्ट 2 बार यानी कि 1 साल में 2 बार इसकी मीटिंग होती है। प्राइमरी फंक्शन क्या है इस एग्जीक्यूटिव बोर्ड का कि जो भी यहाँ पे WHO है यानी कि वर्ल्ड हेल्थ असेंबली की जो भी डिसीजंस है उसको यहाँ पे एग्जीक्यूटिव बोर्ड के द्वारा जो है आपका इंप्लीमेंट किया जाता है। साथ ही यहाँ पे चेयरमैन पोस्ट अगर हम लोग देखें तो ये रोटेशन वाइज होता है 6 रीजनल ग्रुप में। सबसे पहले अफ्रीका है, अमेरिका है, साउथ ईस्ट एशिया है, यूरोप, ईस्टर्न मेडिटेरियन है और वेस्टर्न पैसिफिक है। तो इन सारे कॉन्टिनेंट में जो है ना ये आपका रोटेट करता है, जिसके बेसिस पे यहाँ पे चेयरमैन का पोस्ट यहाँ पे प्रोवाइड किया जाता है। अब WHO की फंडिंग के बारे में भी थोड़ा देख लेते हैं। USA के द्वारा थ्रेटन किया गया है कि वो यहाँ पे अब WHO को फंडिंग नहीं देंगे। तो फंडिंग पैटर्न क्या है इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। 4 काइंड ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है। सबसे पहला क्या है कि असिस्ट कॉन्ट्रीब्यूशन, यानी कि यहाँ पे ड्यूज कंट्रीज जो है वो पे करते हैं कि WHO के मेंबर कंट्री यानी कि जितने भी WHO के मेंबर कंट्री है ना वो यहाँ पे करते हैं WHO को। तो ये वॉलेंट्री होता है, या फिर यहाँ पे आप लोग देख लो कि कंट्री का कितना वेल्थ है, पॉपुलेशन है, उसी के बेसिस पे वो अपना यहाँ पे करते हैं। और सेकंड है कि स्पेसिफाइड वॉलेंट्री कंट्रीब्यूशन, ये जितने भी यहाँ पे WHO के मेंबर है, पार्टनर है, उनके द्वारा यहाँ पे आपका जो है पेमेंट किया जाता है। ये काफ़ी फ्लेक्सिबल है, ऐसा नहीं है कि यहाँ पे मैंडेटरी रखा गया है। तो लार्जेस्ट शेयर जो है ना WHO फंड का वो इसी से आता है, वॉलेंट्री वाले नेचर से आता है। फिर यहाँ पे थर्ड क्या है कि कोर वॉलेंट्री कॉन्ट्रीब्यूशन है, यानी कि यहाँ पे जो वेल फंडेड एक्टिविटीज़ रिसोर्सेज है ना उसी के लिए यहाँ पे बेनिफिट प्रोवाइड करने के लिए होता है, और इम्प्लीमेंटेशन भी होना चाहिए। पैंडेमिक इन्फ्लुएंजा प्रिपेयर्डनेस कंट्रीब्यूशन है, जिससे कि ह्यूमन पैंडेमिक पोटेंशियल को स्ट्रेंथन कर सके, और यहाँ पे जो डेवलपिंग कंट्रीज़ की जो एक्सेस है कि वो उनको सही टाइम पे वैक्सीन मिले, पैंडेमिक रिलेटेड सप्लाईज मिले, तो ये भी चीज़ें इंक्रीज़ हो सके। तो ये WHO का 4 जो है आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा कि जो यहाँ पे फंडिंग प्रोसीजर है और फंडिंग कॉन्ट्रीब्यूशन ये 4 तरीके से होता है। US की बात करें तो आज के डेट में WHO के सबसे बिगेस्ट कॉन्ट्रीब्यूटर है, और 14.67% जो है ना US के द्वारा ही यहाँ पे कॉन्ट्रीब्यूट किया जाता है। इंडिया के शेयर के बारे में बात करें तो इंडिया का शेयर आप लोग देख सकते हो कि US के कंपैरिजन में कितना कम है, मात्र यहाँ पे 0.48% है। अगर हम लोग टोटल फंड के बारे में बात करें तो इसमें से मैक्सिमम फंड जो है वो अफ्रीकन नेशन में ही खर्च हो जाता है। उसके बाद ईस्टर्न जो मेडिटेरियन रीजन है उसमें खर्च होता है। उसके बाद ईस्टर्न मेडिटेरियन रीजन कहने का मतलब कि जो कि आपका अभी मैं दिखाई ना कि सीरिया, लेबनान और आपका जॉर्डन वाला एरिया जो है वेस्ट एशिया वाला, उसमें खर्च हो जाता है। साथ ही साउथ ईस्ट एशिया में, फिर यूरोप, वेस्टर्न पैसिफिक और अमेरिका में। एरिया जहाँ पे मैक्सिमम मनी एलोकेट है वो यहाँ पे किसके लिए है, तो पोलियो इरेडिकेशन के लिए। हमारे इंडिया से भी पोलियो जो है पूरी तरीके से इरेडिकेट हो चुका है, और पोलियो फ्री कंट्री हम लोग कब बने थे, तो 2014 में। वही है कि पोलियो इरेडिकेशन के लिए सबसे ज़्यादा मनी अब तक अलॉट हुआ है। उसके बाद एसेंशियल हेल्थ एंड न्यूट्रिशन सर्विस के लिए हुआ है, देन यहाँ पे प्रिवेंटेबल डिजीज़ वैक्सीन के लिए होता है। ठीक है, तो ये सारे कुछ ऑर्गेनाइजेशन थे। ऑर्गेनाइजेशन में तो सबसे मेन WHO है। सो मेक श्योर कि आपको ईच एंड एवरी पॉइंट WHO के बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि जब से कोरोना वायरस है तब से काफ़ी ब्लेम गेम खेला जा रहा था WHO के ऊपर, और आज तक भी ये काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में है, क्योंकि कोविड-19 भी नाम उन्हीं के द्वारा दिया गया है, इमरजेंसी फंड भी उन्हीं के द्वारा लाया गया। तो काफ़ी ज़्यादा चीज़ है जो कि WHO के द्वारा जो है बिल्कुल एक्टिव रहा गया है WHO के द्वारा, और काफ़ी चीज़ें हमें प्रोवाइड भी किया गया है। तो इसलिए इसके बारे में क्वेश्चन बनना तो लाजमी है। और इस बार जितना डिटेल में हम लोग पढ़े हैं WHO को हर एक मंथ का, आप मार्च मंथ से ज़रूर विजन आइज के करंट अफेयर्स मैगजीन साइंस एंड टेक का आप लोग देख सकते हो, क्योंकि उसमें WHO के बारे में और कोरोना वायरस के बारे में डिटेल्स में दिया गया। तो मार्च, अप्रैल, मई, जून जो है जितने भी अभी तक मैं पढ़ाई हूँ सबको देखते जाइए, जिससे कि आपके यहाँ पे कंसेप्ट और ज़्यादा क्लियर होते रहे। ठीक है, सो गाइज आज के लिए बस इतने ही रखते हैं, क्योंकि आप कल से नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे इंटरनेशनल इवेंट। तो जितने भी इंटरनेशनल इवेंट हुए हैं उसको हम लोग एक अलग से देखेंगे। तो टॉपिक वाइज मैं यहाँ पे आपको स्टडी करा रही हूँ, जिससे कि आपकी जो कंसेप्ट है और आपकी जो कन्फ्यूजन है वो ज़्यादा से ज़्यादा ना बन पाए। ठीक है, कंसेप्ट अच्छे से बन पाए लेकिन कन्फ्यूजन ज़्यादा ना हो, क्लियरिटी हो सके। ओके, सो गाइज आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये लेसन अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है ना, तो बस एक लाइक कर दीजिए, क्योंकि आपकी लाइक की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। उसी के थ्रू मुझे मोटिवेशन मिलता है और मैं डेली आप लोग के लिए यहाँ पे लेक्चर प्रेजेंट कर पाती हूँ। साथ ही आप लोग मेरे लेसन को ज़रूर शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक मिल सके। इस कोविड-19 में अगर आप लोग एक दूसरे की सहायता कीजिएगा तो ये सबसे बेस्ट चीज़ें होती है, क्योंकि कोई भी बाहर नहीं जा पा रहे, कोचिंग नहीं मिल पा रहा है, सब बच्चे घर पे ही रह के पढ़ रहे, तो इट्स बेटर कि हम लोग यहाँ पे ऑनलाइन एजुकेशन को और ज़्यादा बढ़ा बनाएं। ओके, और साथ ही फिर भी कोई भी डाउट क्वेरी सजेशन है तो कमेंट कर सकते हैं। एंड मेक श्योर कि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है। और कोई भी PDF के लिए आपको मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना होगा, जो कि रिसोर्स पॉइंट के नाम से। तो टेलीग्राम चैनल पे आप लोग जो है सर्च कर लीजिए रिसोर्स पॉइंट UPSC, उसी से आप लोग को जो है वहाँ पे मेरी चैनल मिल जाएगी। ज्वाइन हो जाइए, पार्ट बन जाइए। आपको जितनी भी UPSC की मटेरियल होती है, PDF होती है, वीडियोज़ होती है, वहीं पर मैं आपके साथ शेयर करते रहती हूँ। ठीक है, तो आज के लिए बस इतनी। थैंक यू।